Hello everyone and welcome back to my channel Chemistry with साक्षी। गाइस, प्रीवियस के लेक्चर में हमने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी एक एटम होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर देखे थे, जिसमें सबसे पहला था एटॉमिक साइज, सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट और लास्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने कल पढ़ा था। पहले का लेक्चर जिसे नहीं देखा है वो पहले लेक्चर देखे, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन होता है अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम जाने पे, अलोंग द ग्रुप जाने पे क्या क्या वेरिएशन आता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। कैसे? देखिए इसके रीजन क्या क्या है वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं पीरियड नंबर 2 का, n इज इक्वल टू 2। पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो नियोन नहीं लिया है क्योंकि वो वैंडरवाल रेडियस में भी आ जाता है, तो हमने ये इतने एलिमेंट लिए। ठीक है, तो लिथियम का जो चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 3। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? +3। बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 और फ्लोरीन में 9। तो देखिए जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? न्यूक्लियर चार्ज के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ शेल जो है वो तो सेम है। नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है। n इज इक्वल टू 2 है सबके लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वही क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आते जाएंगे, तो साइज क्या होगी? साइज डिक्रीज होगी। तो साइज डिक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट में मूव करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल तो सेम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और हमने एक फैक्टर देखा था कि साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। तो साइज डिक्रीज हो रही है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, साइज डिक्रीज हो रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और एक यूं भी समझ सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यही तो होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो अमाउंट चाहिए होता है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और ज्यादा टफ होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है गाइस इतना? तो ये कहेंगे हम कि अलोंग द पीरियड या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी दे रखा है ये ग्राफ। ये ग्राफ है किस किस में, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक नंबर जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गए 1 2 3 4। 3 से लिखते हैं क्योंकि हमने लिथियम से स्टार्ट किया है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है तो लिथियम हमको यहाँ पे मिलता है, ये है लिथियम। अगर आयोनाइजेशन अगर लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम को देखें तो वो हमें कुछ यहाँ पे मिलता है, ये आ गया बेरिलियम। फिर बोरॉन, तो बोरॉन में हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की जगह कम हो जाती है, बोरॉन में थोड़ी कम हो जाती है। फिर कार्बन, कार्बन में वापस बढ़ने लगती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में और बढ़ती है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वापस थोड़ी कम होती है। और फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन में वापस बढ़ती है। तो अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही मैंने बताया था जनरल ट्रेंड क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे आयोनाइजेशन, ये क्या है लिथियम, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बेरिलियम और बोरॉन में, बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, और एक यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ देखिए, समझते हैं। इससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं वापस से यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिख लेती हूँ। सब लोगों को इसका एटॉमिक नंबर पता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3 है इसका एटॉमिक नंबर, 4 5 6 7 8 और 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s1। बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 और लास्ट है फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p5, 2p1 2p2 2p3 2p4 और लास्ट हो गया 2p5। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को कल फैक्टर अफेक्टिंग में एक चीज पढ़ाई थी, लास्ट वाला जो फैक्टर था उसमें बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एक एटम होता है वो स्टेबल कौन सी कंडीशन में होता है, 2 कंडीशन में होता है। या तो वो हाफ फील्ड हो, जो इसका एटम हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वो पूरा या तो हाफ फील्ड हो या क्या हो, फुल फील्ड हो। उस कंडीशन में वो स्टेबल होता है और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा टफ हो जाता है, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाफ फील्ड कौन सा है और फुल फील्ड कौन सा है। देखिए 1s2 तो फुल फील्ड है, 2s1 नहीं है, एक यहाँ पे है 1s2 2s2। हम देखेंगे यहाँ पे एक तो आया था ग्राफ में और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आया था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेरिलियम और बोरॉन।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, ये हो गया 1s, ये 2s। इसका है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 और 2p1, 3 ऑर्बिटल है इसमें, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, और ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1s 2s और ये 2p। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? देखिए अब जब हम बेरिलियम को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देता है, फुल फील्ड दिखाई देता है। ये क्या है, फुली फील्ड है। फुली फील्ड है इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। और जब हम बोरॉन को देखते हैं, ये ना तो फुली फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, मतलब कि ये स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो क्या होगा, ये अगर फुली फील्ड है तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल है इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और इंक्रीज कब होगी, मतलब बेरिलियम और बोरॉन है तो एक ही जंप करेगा, बेरिलियम के बाद बोरॉन पहले आ जाएगा और बेरिलियम बाद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बेरिलियम की इंक्रीज है तो ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बोरॉन, इसीलिए हम ग्राफ में देखते हैं कि बोरॉन की तो कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है। उसी प्रकार से हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका क्या है, 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2s बना देते हैं और 2p बना देते हैं, यहाँ पे 2s और 2p4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 3 ऐसे ही भरेंगे, सब में एक एक पेयरिंग करेंगे, एक एक भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक तीनों में भर दिए। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में 2p4 2s2 2p4, तो 1 2 3 और अब पेयरिंग करेंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये फुली फील्ड है और ये क्या है, हाफ फील्ड है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है इसका मतलब ये स्टेबल है, और स्टेबल है मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, इसलिए इसके कंपेयर में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड क्या था कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है, ये क्या था, जनरल ट्रेंड। लेकिन हमने यहाँ पे 2 एक्सेप्शन बोल सकते हैं। एक्सेप्शन देखे कि बेरिलियम और बोरॉन में ज्यादा किसकी होती है, बेरिलियम की, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो अब हम यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं, लिथियम, लिथियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन की ज्यादा होती है, फिर बोरॉन के बाद बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर है गाइस, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब एक और ग्रुप की बात एक और पीरियड की बात करते हैं हम, n = 3। सेम वैसा ही है पर एक बार देख लीजिए आप लोग, n = 3, उसमें क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। इसका हो गया एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है जैसा कि n = 2 में देखा था हमने, ठीक है। कैसे, मैग्नीशियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और एक यहाँ पे फॉस्फोरस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो यहाँ पे साफ आप लोगों को दिख रहा है, ये तो फुल फील्ड है, ठीक है, ये तो फुल फील्ड है, और 3s2 है, 3s2 भी क्या है, फुल फील्ड है। फुल फील्ड है इसका मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एल्यूमिनियम जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब इसका कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही फॉस्फोरस और सल्फर की बात करते हैं
तो 3p3 है, लास्ट में क्या है 3p3, तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। ये क्या है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है इसका मतलब ये भी क्या है स्टेबल है, और स्टेबल है मतलब फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सोडियम, सोडियम से ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की नहीं होगी, एल्यूमिनियम की होगी। एल्यूमिनियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद पहले सल्फर आएगा, फिर फास्फोरस आएगा और देन क्लोरीन आएगा। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा किसका, थर्ड पीरियड का। तो देखिए इससे ये बात प्रूव हो रही है कि जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था, 5 फैक्टर देखे थे, उस 5 फैक्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि होता क्या है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कौन सी कंडीशन में होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे जो फैक्टर है वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप लोग कोई भी ट्रेंड इजीली पढ़ सकते हो, उस पे बेस्ड मतलब सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। एटॉमिक साइज से रिलेटेड होंगे या स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें सब वही देखने का है कि हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे ट्रेंड को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइस इतना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम क्या वेरिएशन आता है। उतार लिया, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारे पास वो है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हम लेते हैं ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम है, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सब लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इसका 3 है, इसका 11 है, वैसे ही क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिर नंबर ऑफ शेल की बात करें, नंबर ऑफ शेल की बात करें, नंबर ऑफ शेल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। n इज इक्वल टू 2 में आता है ये लिथियम, ये क्या है तीसरा शेल, ये 4 5, ये छठा शेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल भी क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक तो यहां से सीधा सा प्रूव है कि साइज इंक्रीज हो रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर अफेक्टिंग में देखा था सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक साइज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। साइज बढ़ रही है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है गाइस इतना। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सब लोगों को पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बीच में जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। और हमने ये भी देखा था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पी और डी और एफ का। डी और एफ का जो होता है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं मतलब
इलेक्ट्रॉन की साइज भी बड़ी हो जाती है और वो दूर चल जाते हैं न्यूक्लियस से, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब साइज डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नेग्लिजिबल माना जाता है। नेग्लिजिबल माना जाता है क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर जब हम नंबर ऑफ शेल और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये इस पे क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है, और इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। उस कंडीशन में हम ये दो फैक्टर देखते हैं, एक तो नंबर ऑफ शेल और एक देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इन दोनों को देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज हो रही है मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे ये वापिस से आप लिख लीजिएगा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। साइज इंक्रीज हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर हमने इसमें ग्राफ खींचा, किस में, यहाँ पे हमने लिया आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पे हमने लिया एटॉमिक नंबर, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमको लिथियम मिला, फिर मिला सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। तो यहाँ पे इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है गाइस? इतना दो पॉइंट है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि हम नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे, जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं कैसे लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।